हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीपीएम स्टार्ट कर रहे हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जैसे कि हम लोग परसेंट को डिफ़ाइन करते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग पीपीएम को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल के टर्म में दे सकते हैं, या वेट के टर्म में दे सकते हैं, या वॉल्यूम के टर्म में दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसके टर्म में? हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में इसका डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ पीपीएम इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in 1 million of solution particle is called ppm of that solute in given solution। तो इसका एक डिफिनेशन ये हो सकता है, हम लोगों को एक डिफिनेशन क्या हो सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो किस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग इस टर्म में कहे हुए हैं। ठीक ना? फिर इसी का हम लोगों को क्या होगा, इसका दूसरा डिफिनेशन हो सकता है कि इसको हम लोग वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो वेट के टर्म में अगर आप पीपीएम को रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन, जैसे कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो रहा है? इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट पर मिलियन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ppm ऑफ दैट सॉल्यूट इन a given solution। ओके, फिर इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म लें तो ppm का हम लोगों को इसका फॉर्मूला क्या होगा? ppm का फॉर्मूला होगा सबसे फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total number of particles of solution। और यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? चूँकि ये पर मिलियन के टर्म में बात करता है इसलिए हम लोगों को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक ना? तो हम लोगों को फर्स्ट फार्मूला क्या हुआ? पीपीएम का फर्स्ट फार्मूला इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम लोगों को ये इसका फार्मूला हुआ। इसी का दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है कि अगर आपको वेट दिया हुआ हो, सॉल्यूट का आपको वेट दिया हो, तो हम लोग पीपीएम कैसे डिफाइन करेंगे? पीपीएम को डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय total weight of solution into, फिर से आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ। इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और थर्ड फार्मूला हम लोगों को वॉल्यूम के टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा? पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन ही बात करेंगे, जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना? इनटू 10⁻⁶। तो ये सारे के सारे फार्मूला में से आपको जो वैल्यू दिया हुआ है आप उसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में अपने फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक ना? और जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें अगर आप लोगों को सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर वाले के लिए यूज़ करिएगा, तो नीचे वाले के लिए भी सेम वही सिस्टम को यूज़ करना है। अगर ऊपर वाले के लिए आप नंबर ऑफ़ मोल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी आपको नंबर ऑफ़ मोल्स में ही रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है आपका जैसे कि फाइंड ppm ऑफ सॉल्यूशन of
फाइंड ppm ऑफ सॉल्यूशन ऑफ F2 if 10 to the power minus 4 F2 molecules are present in 1 kg of वाटर। तो देखिए इसमें हम लोगों को ना तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ना तो दोनों का वेट दिया हुआ है। हम लोगों को या तो इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दूसरे वाले को हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कन्वर्ट किसको करते हैं? हम लोग कन्वर्ट करते हैं गिवन सब्सटेंस को। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल में इसको कन्वर्ट करें, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, हमारे पास जो 1 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा या इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ही पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 55.55 मोल। ठीक ना? अब इसके बाद क्या होगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो अब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, H2O का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ ये वाटर था, H2O था। तो फिर उसके बाद हम लोगों को क्या होगा? अब ppm निकालना है। ppm के लिए क्या फार्मूला है? ppm ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम लोगों को निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर किसके अप्रॉक्स में हो जाएगा? 56 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 प्लस आप कर सकते हो 10 to the power minus 4। लेकिन ये वैल्यू क्या होगा? बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक ना? तो ये वैल्यू हुआ। तो इसी को हम लोग अप्रॉक्स में ले लिए हैं, 55.55 को हम लोग 56 कंसीडर किए हुए हैं। ठीक ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका ppm क्या आएगा? इसका ppm आएगा अप्रॉक्स में आप लोगों को 10 to the power क्या हो गया? -4 हो गया, प्लस 6 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, और क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 6.022। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में 1 डिवाइडेड बाय 300। तो 300 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 ऊपर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऊपर 1000 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 6.022। तो इसके साथ क्या हो गया? 3 डिजिट और भी लिए हैं, तो इसमें भी 3 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 to the power -3 को ऐड कीजिए इस 3 के लिए, एक्स्ट्रा ये जो पहले से था, -4 + 6 -23। तो वैल्यू इसका बहुत ही कम आ रहा है। ठीक ना? तो इसके वैल्यू का रेंज क्या हो जाएगा? इसके वैल्यू का रेंज हो जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 to the power, ये वैल्यू क्या हो गया? 26, ये 20, और ये चला गया आप लोगों को -24। ये क्या हो गया? ppm ऑफ F2। ये हम लोग अप्रॉक्स में लिए हुए हैं। ये जो अप्रॉक्स में ये क्या है हम लोगों को? ये 3 अगर हम लोग इसको करते हैं तो क्या होता?
300 के अप्रॉक्स है ना, तो 300 से अगर हम लोग 1000 में डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों को वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोलर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है काई। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं KAI से, और होता कैसा है, इस तरह से x के जैसा ही होता है। तो ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को अगर आप लोगों को डिफाइन करना है तो मोल फ्रैक्शन डिफाइन होता है, इट इज़ अ रेशियो। फ्रैक्शन कहने का मतलब रेशियो, रेशियो और इसके आगे क्या लगा हुआ है, मोल लगा हुआ है। तो रेशियो ऑफ पार्टिकुलर सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो इट इज़ डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज the ratio of number of mole of a particular component with respect to total number of mole of मिक्सचर कहो या सॉल्यूशन कहो। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर एक फॉर सॉल्यूशन फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B के लिए, अगर हमारा मिक्सचर क्या है, A और B से बना हुआ सब्सटेंस है, तो इसके लिए हम लोगों को मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, काई A से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय number of mole of A plus number of mole of B। टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए A और B दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट है मिक्सचर में, तो दोनों कंपोनेंट के वैल्यू को ऐड कर दें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये टोटल नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, टोटल नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करने वाला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। इसी का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसी का सिंबॉलिक फॉर्म होगा काई A इज इक्वल टू NA वेयर NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। तो इसका फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए कि A की वैल्यू या X की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आप लोगों को लाई करेगा किसके बीच, 0 और 1 के बीच लाई करेगा। इक्वलिटी साइन तभी रहेगा जब आप लोगों को एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है या कोई कंपोनेंट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोगों को 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जनरली इसमें इक्वलिटी साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि मिक्सचर में कम से कम 2 कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों को एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो x इक्वल टू 1 मतलब ओनली x इज़ प्रेजेंट, ओनली मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 है, देन ओनली A इज प्रेजेंट, A इज प्रेजेंट। अगर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, A इज नॉट प्रेजेंट।
तब क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक ना। तो इक्वलिटी साइन आप लोगों को जहाँ पे भी लग रहा है तो या तो वो अकेले प्रेजेंट हो तो वैल्यू 1 के बराबर, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हो तो उसका एक्स से वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट इसी को हम लोग अगर एक्स ए है, दो कंपोनेंट था, ए का अगर एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक ना। फिर बच्चे इसको हम लोग अब दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोगों को मिल गया। क्या, अगर फॉर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल गया, एक्स ए का वैल्यू मिल गया, एक्स बी का वैल्यू मिल गया। अगर इसी को आप क्या करते हो, दोनों की सम ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालते हो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन या मिक्सचर सॉल्यूशन ही रखिए। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोगों को कभी कभी थ्योरी में प्रूव करने के लिए भी आएगा। कैसे आएगा, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। फिर एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एल एच एस से स्टार्ट किए हुए थे, इसको जब अगर हम लोग कॉमन लें, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ऊपर वाले टर्म में हम लोगों को एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। जो कॉमन टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को ये आर एच एस राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे एल एच एस से स्टार्ट किए थे, एल एच एस से स्टार्ट किए थे, एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक ना। तो हम लोगों को ये प्रूव हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोगों को क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन में कुछ रिलेशन यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन के कुछ रिलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो, उससे पहले हम लोग एक रिलेशन और भी यूज़ करते हैं। हम लोगों को क्या रिलेशन मिला है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 मिला है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और इसके बदले हम लोग एक्स बी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है हम लोगों को, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो एक का मोल फ्रैक्शन आपके पास पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अब हम लोग आते हैं एक्स ए अपॉन एक्स बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर एन बी से डिवाइड करते हैं अपॉन एन ए प्लस एन बी, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों के वैल्यू को पुट किए और इसी को हम लोग अगर कॉमन टर्म को कैंसिल आउट करें तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है जस्ट आपको नंबर ऑफ मोल के रेशियो के इक्वल होता है। अगर जो रेशियो आपको मोल फ्रैक्शन का है वही रेशियो आपको नंबर ऑफ मोल्स का भी होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमें क्या हो गया, एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और भी रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट
तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ ए, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ ए चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। अगर एन ए निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकालना है, तो ये क्या हो सकता है, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। इसी का यूज़ करके हम लोग Na और Nb को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के रेशियो का XA अपॉन XB की वैल्यू हो जाएगी हमें Na अपॉन Nb। और इसी को हम लोग आगे क्या टर्म को चेंज कर सकते हैं, WA अपॉन MA, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, NB की जगह पे क्या हो जाएगा, WB होगा। और इसमें जो हम लोग डिवाइड करने वाले हैं MB को, तो MB वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जो MB है ये ऊपर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज और कर लें, ये क्या हो जाएगा, XA अपॉन XB इज इक्वल टू NA अपॉन NB, ये बराबर हो जाएगा WA अपॉन WB इंटू MB अपॉन MA। अगर दो सबस्टांस का मॉलिकुलर वेट इक्वल है तो उसके अगर हम लोगों को दो सबस्टांस इक्वल वेट में दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो उसके मॉलिकुलर वेट के अपोजिट में हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल रेशियो में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को बहुत यूज़ होता है, ये इम्पॉर्टेंट हम लोगों को फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, मोलरिटी को देखने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है हम लोगों को, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट होगा मोल पर लीटर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोलरिटी किसी सॉल्यूशन का डिफाइन होता है हम लोगों को, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल of solute present in 1 liter of solution, 1 liter ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है बच्चे, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये टर्म आप लोगों को इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये मोल में होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये टर्म क्या होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या आ गया, मोलरिटी के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका SI यूनिट क्या हो गया, इसका SI यूनिट हो गया आपको मोल पर लीटर। ये क्या होगा बच्चे, आप लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूला में नीचे आप लोगों को वॉल्यूम भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, मोलालिटी। शायद 7 डेफिनेशन, 7th है, 7th क्या है डेफिनेशन, क्या है टर्म,
मोलैलिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मोल पर केजी के टर्म में होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग it is defined as number of mole of solute present in 1 kg of solvent। टर्म हम लोगों को सॉल्वेंट यूज़ करना है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर वाला टर्म तो सेम मोलैरिटी के जैसा होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या आज के ही क्लास में हम लोग एक और टर्म को डिफाइन कर लें। एक और टर्म है हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक जैसा ही टर्म होता है, सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक और टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, it is defined as number of gram it is defined as number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस divided by volume of solution in liter। volume of solution in liter। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ये क्या होता है? ये होता है आप लोगों को वेट ऑफ सब्सटेंस divided by weight of substance divided by equivalent weight। ठीक है, ये था हम लोगों को। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। ठीक,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है आपको मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। और आपको क्या पता है? आपको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है आपके पास वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को हम लोग अब कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस वेट के बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इक्विवेलेंस वेट के बदले यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर जो नीचे है वो टर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, वैलेंसी। ठीक ना? तो हम लोगों को ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ मोल इंटू ये क्या हो गया? वैलेंसी। तो हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस और कुछ नहीं, ये हो गया आप लोगों को मोल इंटू वैलेंसी। तो जब कभी भी आप लोगों को नॉर्मेलिटी वाला इक्वेशन हो तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होगा आपको मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोग वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों को मोलरिटी, और उसमें मल्टीप्लाई क्या रहेगा? वैलेंसी फैक्टर से। तो कभी भी आप लोगों को नॉर्मेलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप मोलरिटी निकाल लो और वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करो। n को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको m निकालना है और v से उसमें वैलेंसी फैक्टर से इसमें हम लोगों को वैलेंसी से हम लोग को इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। v इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ एक जैसा देखने में लगता है। तो हम लोगों को नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी हम लोगों को क्लास 12 में चाहिए हम लोग अभी तक में कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हम लोग हेनरी लॉ से आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।